आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सितंबर 2025 के लिए रिलीज कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये मंथली डेटा है जो रिलीज किया जा रहा है? सितंबर का डेटा जनवरी फरवरी में कैसे आ रहा है? सबका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका एडॉप्शन, उसकी डीपनिंग, पेनेट्रेशन कितना ज़्यादा है, कितनी तेजी से लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि ये एक मतलब ट्रैक रखा जा सके कि जो डिजिटल इकोनॉमी है या फिर जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत की जो जर्नी है लेस कैश इकोनॉमी की तरफ कहाँ तक जा रही है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि भारत, या आप कह सकते हैं कि आरबीआई जो है या फिर सरकार का लक्ष्य कैशलेस इकोनॉमी नहीं बल्कि लेस कैश इकोनॉमी की तरफ रहता है। कैशलेस का मतलब आप इस तरफ ऐसे जा रहे हैं कि जहां पे कैश यूज ही ना करना पड़े, और लेस कैश इकोनॉमी का मतलब कि कैश का इस्तेमाल कम से कम होगा, है ना, उस तरफ ये यहाँ पे एम रहता है सरकार का भी और आरबीआई का, और इसीलिए वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार के इंडेक्स के डेटा की। तो ये जो सितंबर 2025 का डेटा है ये है आ रहा है 1516.76, ये पॉइंट मिला हुआ है इस बार को। अगर आप इसे मार्च 2025 के डेटा से कंपेयर करेंगे तो मार्च वाला था 493.22, जो कि देखेंगे तो लगभग 23 पॉइंट का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये उससे अप ही हुआ है, कम नहीं है, बढ़ा ही है। और अगर आप उससे भी पहले सितंबर 2024 से कंपेयर करेंगे तो ये जो डेटा है आपको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और अगर आप इसके बेस ईयर को देखेंगे कि कहां से ये सारी चीजें ली जा रही हैं, मार्च 2018 बेस ईयर रखा गया है इस डीपीआई का, तो उस समय ये जो डेटा था उसको 100 अंक दिए गए थे। अब 100 से अब आप देखेंगे तो ये 516 तक पहुंच चुका है। और इसके जो प्राइमरी ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं वो है, एक तो है पेमेंट परफॉर्मेंस, मतलब ये बताता है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट है उसका जो शेयर वॉल्यूम है और जो वैल्यू है वो दोनों बढ़ रही है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 10-10 रुपए के ऐसे 5 पेमेंट किए तो ये आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। 10-10 रुपए के आपने 5 पेमेंट किए तो वॉल्यूम कितना हो गया, 5, और रुपया कितना हो गया, 50, तो ये क्या कहलाएगी, वैल्यू। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यूपीआई का डेटा दिया हुआ था, बिलियंस में कितना वॉल्यूम पहुंचा हुआ है, 700 मिलियन लगभग हर मंथ का जो ट्रांजेक्शन का डेटा है वो आ रहा है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम और वैल्यू दोनों बढ़ रही है डिजिटल पेमेंट को। और दूसरा जो पेमेंट ग्रोथ के लिए यहाँ पे प्राइमरी ड्राइवर आता है वो आता है पेमेंट इनेबलर्स का, मतलब जिसकी वजह से सारी चीजें यहाँ पे हो पा रही, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, बैंक अकाउंट हो गए, उनकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसमें, तो अगर आरबीआई डीपीआई को अगर अंडरस्टैंड करना है तो इसमें कुछ चीजें आपको समझ के रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, ये बेस पीरियड और लॉन्च की। देखिए आरबीआई ने जब ये डीपीआई लॉन्च किया तो वो ईयर था जनवरी 2021, उस ईयर को इसने लॉन्च किया है। बहुत सारे लोग बेस ईयर को समझ लेंगे कि वो तब से लॉन्च हुआ, यही दिक्कत की बात है। बेस ईयर इसका रखा गया है मार्च 2018। और ये ध्यान रखिए कि बेस ईयर की टेंडेंसी होती है कि उसे बदला जाता है समय के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल के बाद भी बेस ईयर 2018 ही रहेगा। हो सकता है आने वाले 2 सालों में बेस ईयर चेंज हो जाए, 10 साल हो जाते हैं लगभग बेस ईयर चेंज कर दिया जाता है, तो आने वाले सालों में बेस ईयर चेंज हो जाएगा। तो बेस ईयर के अनुसार ये रहता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि दाल की कीमत कितनी है, 150 रुपए किलो है ना, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं। अब पूछोगे बताओ सस्ती है कि महंगी है, तो आप इसे ना तो सस्ता बता सकते हो ना तो महंगा बता सकते हो, क्योंकि मैंने केवल आज की कीमत आपको बताई है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं 2025 में दाल की कीमत कितनी थी, 120 रुपए पर केजी थी। अब आप बता सकते हो कि ये सस्ती हुई कि महंगी हुई, आप कहोगे महंगी हो, क्यों, कंपेयर किया ना आपने। तो वैसे ही जब कोई इंडेक्स निकलता है तो उसका एक बेस ईयर रखा जाता है जहां से कंपैरिजन हो सके। तो जो बेस ईयर है 2018 को लिया गया था और उस समय स्कोर दिया गया था 100, और वहां से आपको ये समझ में आएगा कि वहां से अब ये स्कोर 516 तक पहुंचा हुआ है। दूसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन और टाइमलाइन की। फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी है, साल में 2 बार निकाला जाता है, सेमी एनुअल है ना, तो साल में 2 बार ये निकाला जाता है, 4 महीने के लैग पे निकलता है। पहला होता है मार्च में और उसके बाद फिर ये निकलता है सितंबर में। और यहाँ पे जो 4 महीने का लैग है वो क्या बताता है कि जो मार्च का डेटा है वो रिलीज होता है जुलाई में,
और वैसे ही सितंबर का जो डेटा है वो जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के शुरुआत में रिलीज किया जाता है। ये 4 महीने का लैग ऐसे होता है कि सितंबर का डेटा ऐसा नहीं ये पुराना डेटा है भाई, ये अभी ही रिलीज होता है ना, जनवरी फरवरी में। वैसे ही मार्च का डेटा जुलाई में रिलीज होता है ना। साल में 2 बार ये ऐसे निकाला जाता है। और डीपीआई को इसीलिए जो है आरबीआई ने लॉन्च किया या फिर एक तरीके से कहीं यूज किया जा रहा है की इंडिकेटर के तौर पे, ताकि ये समझा जा सके कि जो डिजिटल पेमेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी में उसकी ग्रोथ कितनी है, डीपनिंग कितनी है, कितनी ज्यादा पेनिट्रेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो रहा है इसको लेकर के, वो सारी चीजें समझी जा सके, ताकि उसके अनुसार ही और ज्यादा अच्छी पॉलिसीज और ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनाए जा सके। आगे अगर मैं आपको ले चलूं यहाँ पे बात करूं इस आरबीआई के डीपीआई की, तो इसमें ना 5 पिलर्स होते हैं जिसके आधार पे, कह सकते हैं 5 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे रैंकिंग होती है और इनको वैसे ही वेटेज दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है 45% का, वो आता है पेमेंट परफॉर्मेंस को लेकर के, जो ये मेजर करता है कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका वॉल्यूम और वैल्यू का मेजर किया जाता है, कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितने यूनिक यूजर्स आ रहे हैं, मतलब कितने लोग और अडॉप्ट करें, पेपर क्लियरिंग कैसी हो रहा है। पेपर क्लियरिंग आप सोचेंगे कि डिजिटल माध्यम में कैसा है, देखिए पेपर क्लियरिंग का मतलब ऐसे समझ लीजिए इसे चेक हो गया पेपर क्लियरिंग में आ जाएगा, लेकिन आजकल चेक भी क्या है डिजिटाइज फॉर्म में ही जाता है, आरबीआई ने उसको डिजिटाइज कर दिया है। अभी तो ये प्लान था कि सेम डे में जो है चेक वो क्लियर हो जाएंगे, अभी थोड़ा उसमें डिले देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय ये भी हो जाएगा, तो वो भी डिजिटल आपके उसमें ही आता है। और साथ साथ पेपर क्लियरिंग को इसलिए भी रखा जाता है ताकि ये समझा जा सके कि जितना ज्यादा आप ये देखेंगे कंपैरिजन करेंगे कि जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेगा पेपर क्लियरिंग उतना ही कम होती रहेगी, या फिर वाइस एंड वर्सा ऐसा होगा, जो ट्रैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर आता है। फिर हम बात करें दूसरा जो इसका जो पिलर होता है वो होता है पेमेंट इनेबलर का, जिसको 25% का वेटेज दिया गया है। इसमें होता है कि भाई मोबाइल पेनेट्रेशन कितना ज्यादा है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं इंडिया में, आधार सेचुरेशन कितना है, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, उसके आधार पे ये रैंकिंग होती है। अब अगर ये घटेगा तो सिंपल सी बात है डीपीआई का इंडेक्स भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो डीपीआई का इंडेक्स भी बढ़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, आप मोबाइल जो है इस्तेमाल कैसे करोगे पेमेंट करने के लिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करके कैसे पेमेंट कर पाओगे, आधार से भी आप पेमेंट कर सकते हो ना, आधार एईपीएस के माध्यम से, तो वो सारी चीजें इसमें मेजर करी जाती हैं। फिर तीसरा आता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये है सप्लाई साइड, है ना, दो साइड होते हैं इसमें, एक होता है डिमांड साइड होता है और एक होता है सप्लाई साइड। इसको 15% का वेटेज दिया जाता है। इसमें जो फिजिकल टच पॉइंट होते हैं, एटीएम हो गए, पीओएस मशीन हो गई, क्यूआर कोड्स हो गए, या फिर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स हो गए, मतलब जिसकी वजह से जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैल रहा है। अब आपको अगर एटीएम ना मिले, आज के समय में तो एटीएम ना भी मिले तो चल जाएगा, लेकिन आज से 10 साल पहले सोचिए एटीएम ना मिले तो फिर पैसा निकालने में दिक्कत होगी, पीओएस मशीन नहीं हो तो फिर पैसा के पेमेंट करने में दिक्कत होगी, आज के समय में क्यूआर ना मिले तब दिक्कत बढ़ जाएगी आपकी, है ना। तो ये सारी चीजें कि इनका कितना ज्यादा पेनेट्रेशन है उसके आधार पे यहाँ पे मेजरमेंट होता है। फिर आता है डिमांड साइड का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो वॉलेट वगैरह होते हैं वो कितने हैं, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है, कितने लोग इसको अडॉप्ट करें, तो इसका 10% का वेटेज दिया जाता है। फिर आखिरी में आता है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का, कि भाई जो कंज्यूम कस्टमर हैं उनकी अवेयरनेस और एजुकेशन कितनी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल की इफिशियंसी कितनी है, डिक्लाइन फ्रॉड या कंप्लेन मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, उसको 5% का वेटेज यहाँ पे दिया जाता है। तो इस आधार पे जो पूरा 100% का वेटेज है वो तैयार होकर के आता है, और इसके आधार पे जो पूरा है ये डीपीआई के जो इंडेक्सिंग होती है वो होती है। सबसे इसमें आप देखेंगे दो सबसे बड़े जो इसके यहाँ पे वेटेज हैं, मेजर्स हैं या पिलर्स हैं, वो है पेमेंट परफॉर्मेंस और पेमेंट इनेबलर्स का। अगर इसमें कहीं पे कमी आएगी तो उसका इफेक्ट पूरे इंडेक्स पे देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई डिजिटल पेमेंट में हम किसे लेते हैं, ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट का मतलब केवल अब यूपीआई समझते हैं, तो भाई यूपीआई तो है ही, और सबसे बड़ा कह सकते हैं बैकबोन है डिजिटल पेमेंट का, यूपीआई तो है ही। उसके साथ साथ कार्ड बेस्ड जो सिस्टम्स हैं वो भी डिजिटल पेमेंट में ही आते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो प्रीपेड कार्ड हो। प्रीपेड कार्ड का मतलब आपको एक ऐसा एटीएम जैसा कार्ड दे दिया जाएगा, उसमें पहले से ही पैसा पड़ा हुआ है, 10,000 20,000 50,000 जो भी है प्री लोडेड है, आप उसमें से खर्च करते जाओगे, उसमें से पैसा कम होता जाएगा। या फिर जो पीओएस मशीन होती हैं स्वाइप करने वाली वो होती हैं, एनएफसीज जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। इसके अलावा पीपीआईज आते हैं, मतलब मोबाइल जो वॉलेट्स होते हैं जिसमें आप पहले से पैसा लोड करके रखते हैं,
ऐप्स में और आप उसके माध्यम से पेमेंट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट एंड मोबाइल फंड ट्रांसफर जो करते हैं आप, IMPS, नेफ्ट, RTGS, ये सब भी डिजिटल पेमेंट में ही आते हैं। इसके अलावा जो AEPS सिस्टम में अभी आपसे कह रहा था कि आप अपना बायोमेट्रिक अंगूठा या फेस के आधार पे पेमेंट कर पाएंगे, तो वो भी पेमेंट आपका इसी डिजिटल पेमेंट में आता है। पैसा निकाल सकते हैं, गांव में देखिए जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो पैसा भी निकाल देते हैं, जमा भी कर देते हैं। फिर NETC जो फास्ट टैग सिस्टम होता है, इसके अलावा जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है वो भी डिजिटल पेमेंट में ही आता है। आप घर बैठे बैठे सारे बिल पे कर सकते हैं। उसके अलावा जिसके पास अगर कोई स्मार्टफोन नहीं है और उसके पास कोई फीचर फोन है, तो वो अपने फीचर फोन से भी *99# का प्रयोग करके बड़े ही आसानी से UPI के माध्यम से जो पेमेंट है वो कर सकता है। फिर आते हैं CBDC पे, जो e-रूपी अभी लॉन्च किया गया है, जो सबसे न्यूएस्ट एडिशन है, डिजिटल करेंसी आप कह सकते हैं इसे, कि आपके फोन में जैसे आपके पर्स में 5, 10, 20, 50, 100 के नोट रहते हैं, वैसे ही आपके मोबाइल में ये नोट आ जाते हैं और आप उनको वैसे ही खर्च कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे माध्यम से होते हैं जिसके माध्यम से आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हो। ये सारे आते हैं, ज्यादातर लोग केवल UPI समझ में आता है, लेकिन ये सारे माध्यम हैं जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में आते हैं। अब हम बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का। सबसे पहली बात तो इस इंडेक्स के माध्यम से जो हम ट्रैक करते हैं कि डिजिटल पेमेंट का क्या हाल है, तो वो हमें ये बताता है कि 2018 से अगर हम केवल यहाँ पे 2025 को देख रहे हैं, मतलब 7 साल में देखें, तो जो ग्रोथ है वो 5 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। मतलब जो डिजिटल पेमेंट है वो इंडिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, 2 गुना 3 गुना नहीं, 5 गुना से भी ज्यादा जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है 7 सालों में, जो कि एक मैसिव अडॉप्शन को दिखाता है कि इंडिया के लोगों ने डिजिटल पेमेंट को बहुत ही मैसिवली अडॉप्ट किया हुआ है। और अगर ऐसा इंडेक्स हो ना, तो हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कितना हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बस यही कर सकते हैं। लेकिन ये इंडेक्स होने की वजह से हम ये देख रहे हैं एडॉप्शन रेट हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और डीपनिंग है वो भी समझ में आती है कि अब देखिए यहाँ पे अडॉप्शन जब हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, लोगों के पास अकाउंट होना चाहिए, तभी तो डिजिटल माध्यम से पेमेंट का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले अकाउंट हैं, उनका एक्सेस हो गया। अब हर एक, मतलब गरीब से गरीब जो तबका है वो भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है 0 बैलेंस पे और इस्तेमाल कर सकता है वो सारी सुविधाओं का। या फिर जो ये PIDF जो फंड है, मतलब ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इसका असर देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से जो Tier 3 से Tier 6 जो सिटीज हैं, वहां तक भी जो पेनेट्रेशन है वो डिजिटल पेमेंट का वो फैल रहा है। इसके अलावा UPI का डोमिनेंस तो ये रिटेल पेमेंट में हमको दिखता ही दिखता है। रिटेल पेमेंट में आप देखेंगे UPI पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको बैकबोन कहा जा रहा है रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए। आज के समय में लोग पर्स भी लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, केवल मोबाइल उनके पास है, वो कहीं ना कहीं से पेमेंट कर देंगे, चाहे वो UPI से पेमेंट कर दे, अपने वॉलेट से पेमेंट कर दे, बड़े आसानी से पेमेंट ये हो जाती है। तो DPI की वजह से ये सारी चीजें भी ट्रैक होती रहती हैं कि किस तरीके से जो हमारा जो कंज्यूमर है या फिर जो हमारे आम नागरिक हैं वो कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट करें, किसका ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप अगर अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करें तो वहां भी फॉलो कर लीजिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।